दोस्तों, मैं आरिफ खान क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से। हरियाणा के पानीपत में रिसालूपुर रोड पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जब 4 साल के बच्चों को हिंसक आवारा कुत्तों ने नोच नोच कर मार डाला। घटना के नज़दीक एक फैक्ट्री में काम करने वाले विनोद नाम के एक मजदूर और उसके साथियों ने उस बच्चे को बचाने की कोशिश की। कुत्तों के पीछे ईंट और पत्थर लेकर भी दौड़े, लेकिन कुत्ते उस बच्चे की गर्दन पकड़कर और कटीले तारों के नीचे से लेकर और पीछे मैदान में या थोड़ा जंगल टाइप का था उसमें लेकर चले गए और वहाँ पर जाकर उसको नोचने लगे। काफ़ी लोग फिर इकट्ठा हो गए और जब कटीले तारों को पार करके वो लोग पहुँचे और वहाँ जाके करीब से जाकर उन्होंने ईंट और पत्थर बरसाए, तब कुत्ते उसको बच्चे को छोड़कर भागे। उसके बाद में उस बच्चा थोड़ी देर तो जीवित रहा और उसके तुरंत बाद ही वो मर गया। उसकी गर्दन और मुंह से खून बह रहा था। शायद गर्दन की हो सकता है कि रग कट गई हो, शायद कट गई हो। काफ़ी देर तक ये हंगामा होता रहा कि बच्चा किसका है, लेकिन बहुत देर तक कोई क्लेम नहीं हुआ। लेकिन 2 घंटे के बाद में एक सतपाल नाम का व्यक्ति वहाँ पर आया और उसने बच्चे को गोद में उठा के कहा बच्चा मेरा है, और ले गया। उसकी माँ और दोनों मियाँ बीवी का रो रो कर बुरा हाल है। सवाल यह है कि ये लापरवाही इतनी क्यों और कैसे हो सकती है कि कोई अपने 4 साल के बच्चे को इस तरह से सड़क पर कैसे छोड़ सकता है और कई घंटों के लिए उसको भूल जाएगा कि कई घंटे तो बच्चा लापता है, उसको पता भी नहीं है। कुत्ते उठा के ले गए, इस बीच में हंगामा होता रहा, ये पता भी नहीं चला कि बच्चा किसका है। काफ़ी देर के बाद में मालूम हुआ कि ये बच्चा किसका है, तब जाकर उसका बाप आया और उठा कर ले गए। ऐसी लापरवाही जो बरतने से इसी प्रकार के हादसे होते हैं। तो इस घटना ने कम से कम ये लोगों को सबक लेना चाहिए और ये सीख लेना चाहिए कि ऐसी लापरवाही अपने बच्चों के साथ में ना बरतें। दोस्तों, ताउते तूफान के नुकसान से अभी उबर भी नहीं पाए थे कि यस तूफान की आहट साफ सुनाई देने लगी है। उड़ीसा के तट पर इसकी सुगबुगाहट है। उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के तट पर इसकी सुगबुगाहट है। प्रधानमंत्री ने इसको लेकर के हंगामी मीटिंग भी बुलाई थी और हंगामी मीटिंग उन्होंने की है। इसके अलावा सेना को तैयार किया गया है, हवाई जहाज़ तैयार है। तमाम उस टाइप की मदद पहुंचाने के लिए सैनिक और तमाम दूसरे लोग तैयार हैं कि ताकि अफेक्टेड लोगों को इसकी मदद पहुंचाई जा सके। इसका असर उत्तरी अंडमान निकोबार से लेकर तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। दोस्तों, जेल जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है और कोई जेल चला जाता है तो वहाँ से बाहर निकलने की जुगत लगाता रहता है। बल्कि बहुत से कैदी तो जेल की दीवारें कूद के भी भाग जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी सुनने में मिलता है, या पुलिस वालों को चकमा देकर भाग जाते हैं। लेकिन महाराजगंज जेल के 2 कैदियों ने 60 दिन की पैरोल लेने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया, उसकी वजह भी मैं बताता हूँ। अभी कोरोना काल में इस वक्त सरकार की एक पॉलिसी चल रही है कि कोरोना से बचने के लिए, संक्रमण से बचने के लिए, लोगों को परेशानी से बचाने के लिए लोगों को पैरोल दी जा रही है और 60-60 दिन के लिए उनको छोड़ा जा रहा है। लोग हंसी खुशी अपने घर जा रहे हैं और उसमें जाके उनका स्वागत कर रहे हैं सरकार के इस कदम का भी और वैसे भी। लेकिन महाराजगंज की जेल के 2 कैदियों ने ये पैरोल लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने जेल के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हमारे पास में बाहर जाने के बाद में करने को कोई काम धंधा नहीं है, तो हम क्या काम करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हम तो भूख से ही मर जाएंगे वहाँ पे जाके। इसलिए हमारी इस पैरोल को निरस्त कर दिया जाए और हमें यहीं पे जेल में रखा जाए। जेलर ने भी उनकी बात मान ली है और उनकी पैरोल को निरस्त कर दिया गया है। लेकिन ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि हमारे यहाँ भूखमरी, बेकारी, बेरोज़गारी का क्या आलम है कि आदमी आज़ाद पंछी आज़ादी में रहने के बजाय इसलिए जेल में रहना चाहता है कि उसको कम से कम वहाँ खाने की गारंटी है। दोस्तों, कोरोना की पहली लहर में देश में इतने बुरे हालात नहीं हुए थे जितने ये दूसरी लहर में हुए। इसमें मोर्टिलिटी ज़्यादा हुई, मौतों के आंकड़े ज़्यादा हुए, बीमारी ज़्यादा हुई, ऑक्सीजन नहीं मिली और तरह तरह की बातें हुई, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिली और तरह तरह के ना जाने क्या क्या हुआ लोगों के साथ में, जिससे कि मौतों का आंकड़ा इतना बढ़ गया कि विश्व रिकॉर्ड ही तोड़ दिया सारा। लेकिन इसके बाद में जिस तरह से प्रधानमंत्री पहले से कहते चले आए हैं कि दवाई भी और कड़ाई भी, या जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब जब दवा ईजाद हो गई और सब लोग दवा का इंतज़ार कर रहे थे और दवा मार्केट में आ गई, तो दवा इस बजाय इसके कि ज़्यादा से आसानी से लगाई जाती, बजाय इसके कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा दी जाती, उसमें इतने कड़े नियम क्यों कर दिए गए। दूसरे देशों ने अपने यहाँ फैले इस महामारी पर इसलिए काबू पा लिया कि जब दवा उन्होंने ईजाद कर ली तो उन्होंने सारे नियम कानून हटा दिए। उन्होंने सिर्फ एक ही बात के ऊपर फोकस किया कि सिर्फ वैक्सीन लगवाओ और जाओ, सिर्फ अपना आइडेंटिफिकेशन दो और अपना वैक्सीन लगवा के जाओ। पहले हमारे यहाँ जब हम वैक्सीन लगवाने के लिए वहाँ पे अस्पताल में जाते थे तो वहीं सरकारी कोई आदमी बैठाता था, वही नेट पे चढ़ाता था, वही ऑनलाइन कर दिया करता था, कहता था जाइए वैक्सीन लगवाइए और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट दे दिया करता था कि फलानी डेट में आके आप अगली दूसरी डोज लगवाना।
लेकिन अब कोविन ऐप पर पहले जाइए, वहाँ पे आप पहले रजिस्ट्रेशन कराइए, फिर अपॉइंटमेंट लीजिए और फिर आपको सेंटर मिलेगा कि कहाँ पे जाना है, आपको कौन से सेंटर पे जाके फिर लगवाना है। ये इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया जो हुई, उससे ये हुआ कि वैक्सीनेशन में कमी भी आई है और लोग बहुत कम जा रहे हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं, मोबाइल तो चलाना जानते हैं लेकिन मोबाइल के सारे ऐपों में घुसना नहीं जानते कि कौन सा ऐप में कैसे घुस के क्या काम करना है। तो कोविन ऐप के अंदर में बहुत से लोग ऐसे हैं जो घुस ही नहीं सकते, तो वहाँ पे जाके क्या रजिस्ट्रेशन कराएंगे या किससे रिक्वेस्ट करेंगे, किससे बोलेंगे जाके कि भाई हमारे लिए तुम इतना कर दो। कहने का तात्पर्य यह है कि इस वक्त जिस वक्त महामारी चल रही है, जबकि हज़ारों लाखों में मोर्टेलिटीज़ हो चुकी हैं, तो सरकार को ये चाहिए कि वैक्सीनेशन जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिस तरह से पब्लिसिटी की जा रही है, जिस तरह से हमने इसको अचीव किया है कि हमने इतनी वैक्सीन तैयार की हैं, इतनी शानदार वैक्सीन बनाई है हमने, कि उसको लगाने के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं उसको आसान कर दें। होना ये चाहिए सिर्फ अपना आधार कार्ड लेकर जाओ, वहाँ रजिस्ट्रेशन कराओ और वैक्सीन लगाओ। अगर किसी सेंटर, बल्कि सारे सेंटरों को एक दूसरे से जोड़ देना चाहिए। अगर किसी सेंटर पर ज़्यादा भीड़ है तो दूसरा सेंटर जो खाली पड़ा है उसको वहाँ भेज दें उन आदमियों को कि भाई तुम फला जगह चले जाओ। लेकिन हो तो उल्टा रहा है। यहाँ पर 18 साल वाली जो स्कीम शुरू की गई है, तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मुरादाबाद मंडल के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जैसे रामपुर, अमरोहा, बिजनौर, यहाँ पर कोई उन लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए कोई अब तक सेंटर ही नहीं बना है। अगर किसी 18 साल वाले बच्चे का किसी का अपॉइंटमेंट फिक्स मान लीजिए हो जाता है, तो उसको मुरादाबाद जाना पड़ रहा है वैक्सीन लगाने के लिए, 30-40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है वैक्सीन लगवाने के लिए। ये सब क्या है? आखिर सरकार इन चीज़ों को भी क्या कंट्रोल नहीं कर सकती? क्या इन सुविधाओं को भी नहीं दे सकती? चलिए ऑक्सीजन उसके बस की बात नहीं है, चलिए बीमारी से लड़ना उसके बस की बात नहीं है, उसके लिए कोशिशें कर रही है, उसके लिए और तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें तो सरकार, प्रशासन, शासन के सब हाथ के खेल हैं, सब उसमें किए जा सकते हैं। इसके ऊपर गौर करना चाहिए। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाराबंकी स्थित गरीब नवाज मस्जिद के नाम की एक मस्जिद को कुछ दिनों पहले जमींदोज कर दिया गया, जबकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के ये साफ साफ आदेश हैं कि महामारी के चलते 31 मई तक कोई डिमोलिशन, कोई किसी तरह का ध्वस्तीकरण नहीं होगा। पहले आप इसको महामारी को कंट्रोल कीजिए, उसके बाद में ये सब चीज़ें देखिए। लेकिन 31 मई का इंतज़ार नहीं किया वहाँ के प्रशासन ने और 17 मई को ही उस मस्जिद को ढा दिया। अब ये अलग बात है, ये अलग बहस का विषय है कि वो कहते हैं कि अवैध जगह पर बनी हुई थी या अवैध निर्माण था। बहरहाल वो कोई कहता 100 साल से बनी थी, कोई कहता 60 साल से बनी हुई थी। तो इस अवैध निर्माण को पिछले 100 साल से और 60 साल से जो सरकारें थी कैसे बर्दाश्त कर रही थी, या वहाँ का शासन प्रशासन कैसे बर्दाश्त कर रहा था, उसके लिए पहले से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इस महामारी के अंदर उसको ढाना, उसको इस तरह से करना, क्या ये उचित कार्रवाई है? दोस्तों, इसी प्रकार की खबरों के साथ मैं आपके सामने आता हूँ। उम्मीद है कि आपको खबरें पसंद आती होंगी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सहयोग कीजिए।